हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा बॉस वैसा हो जो कि हमारी तबीयत का हो। ये तो मेरा काम उठाकर अपना नाम लगा लेता है। मैनेजमेंट को भी पता होता है कि इसने कोई खुद से काम करके नहीं लेकर आया, ये टीम ने काम किया। मार्केटिंग में चले गए, सेल्स में चले गए, उधर हिट नहीं हुआ, फिर वापस HR में आ गए। अब ये जो लोगों के साथ अननेसेसरी कंपैरिजन है, इसको हसद भी कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके जो एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर से बरकत ख़त्म कर देता है। बेबरकती फिर वो हर जगह पर नज़र आती है, हमारे काम में, हमारे रिश्तों में। हसद वाला काम ये दो लोग करते हैं, नंबर 1 आपके रिश्तेदार और नंबर 2 आपके यार दोस्त। तीसरे बंदे को आपसे कोई कंसर्न ही नहीं है। जब आप पब्लिक में किसी की भी सलाह करते हैं तो कोई भी पसंद नहीं करता। नहीं, ये जो बात की है ना, ये तंजिया की है या ये देखो ये जानबूझ कैसे कर रहा है। फिर मैंने सोचा यार इससे मुझे हासिल क्या होगा। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हासिदीन, प्रोफेशनल जेलसी, किस तरह से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने जिस गेस्ट को दावत दी है, ही इज़ अमेजिंग एंड सुपर्ब। इनका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा इज़ वर्किंग एज ए फाउंडर ऑफ HR लेजेंड्स। आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से आप किसी भी इदारे में प्रोफेशनल जेलसी को मैनेज कर सकते हैं। आइए मिलते हैं गुलाम मुस्तफ़ा से। थैंक यू वेरी मच गुलाम मुस्तफ़ा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे। आज माशाल्लाह आप हमारे साथ हैं और वन ऑफ द सीजन HR प्रोफेशनल और बड़ी कंट्रीब्यूशन आपकी जो है हो रही है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक इन अ सेंस है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इदारों में काम करते हैं, वो क्यों हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये शिकायत आती है कि यार ये डिसएंगेज हैं या डिससेटिस्फाइड हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि एक इदारे में आते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड और डिसएंगेज होते हैं? सबसे पहले तो डिससेटिस्फेक्शन की जो है वो हमें डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जो है इनवाइट किया है इस नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी के लिए। डिससेटिस्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जब मैं अगर इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में लेकर आऊँ तो ये एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें आप किसी भी चीज़ से मुतमईन नहीं होते हैं। या अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें, स्टेट ऑफ माइंड इन विच यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी और यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल और यू आर नॉट फीलिंग कंटेंटेड। हमारे जो इस्लाम में कहा जाता है कि हम लोग उसमें इत्मीनान नहीं होता, हम लोग उसमें कंटेंटेड फील नहीं करते। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है। अब ये जो डिससेटिस्फेक्शन है, ये इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। अब मिसाल के तौर पर आप ऑफिस में गए हैं, आपके जो बॉस है उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। अब वो जो बिहेवियर है वो आपकी जॉब की डिससेटिस्फेक्शन की या डिसएंगेजमेंट की एक रीज़न हो सकती है। अब वो आपने वो चीज़ स्टेट ऑफ द माइंड जो है आपकी है वो आप उठाकर घर पर ले आए हैं। अब आप घर पर भी डिससेटिस्फाइड हैं। सिमिलरली अगर आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई प्रेशर चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, आप इसको उठाकर दफ्तर में ले जाते हैं। जब आप दफ्तर में ले जाते हैं तो दफ्तर में आपसे ओबियसली मिस्टेक्स होती हैं, ब्लंडर्स होते हैं। अब उसके रिज़ल्ट के तौर पर क्या होता है, आप दफ्तर में भी डिससेटिस्फाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं हमेशा लोगों से जो मैं डिस्कस करता हूँ कि भाई सबसे पहले ये आप एनालाइज़ करें कि आपकी मेन रीज़न क्या है। क्या आप घर पे सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आप ऑफिस में सेटिस्फाइड नहीं हैं, या घर या ऑफिस से बाहर आपका रिलेटिव्स या आपकी जो पर्सनल लाइफ है, लेट्स से आपका कोई रिलेशनशिप है ऑफिस से बाहर, घर से बाहर, अनमैरिड लोग हैं, उसका किसी जगह पर ब्रेकअप हो गया है, तो उसकी वजह से उसकी लाइफ में एक ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा चल रहा है। अब वो जो मेंटल ट्रॉमा है वो आपकी ज़िंदगी के हर जगह पर जा रहा है और वो आपकी बाकी चीज़ों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये इसकी कॉजेज़
जो है ये डिससेटिस्फेक्शन अराइज कैसे होती है, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम इसको बड़ा इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, बड़ा इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब अगर मैं जॉब के ऊपर बात करूं तो जॉब के ऊपर लोगों की जो डिससेटिस्फेक्शन की जो मेन रीज़न होती हैं वो 3-4 मेन रीज़न्स हैं। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, अच्छे बॉस के साथ तो हर कोई काम कर लेता है, लेकिन बुरे बॉस के साथ कोई भी काम करता है। दूसरी ये बात होती है, कोई भी बॉस बुरा नहीं होता अनटिल और अनलेस आप उसको खुद बुरा ना बना दें। कैसे मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ? लोग कहते हैं नहीं जी लोग बुरे होते हैं। देखिए बॉस डिफ़िकल्ट होते हैं, और एक बॉस आपका वो होता है जो ज़ुबान का बहुत मीठा होता है लेकिन दिल का बहुत कड़वा होता है। यानी कि आपको बज़ारन वो बहुत अप्रिशिएट करेगा, बहुत गाइड करेगा, लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में वो उसकी राय डिफरेंट होगी। ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा बॉस होगा जो आपको वो नज़र आ रहा है वही वो बोलेगा और वही वो एक्चुअली होगा, लेकिन हर चीज़ उसकी ट्रांसपेरेंट होगी। और ऐसे बॉसेस को जो है मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो आपको अगर उसकी आपको बात बुरी लगी है वो उधर ही कह देगा, लेकिन वो उठाकर अपने साथ फिरेगा नहीं। जबकि दुनिया में जो ज़्यादा जो रोल है वो डिप्लोमेटिक अंदाज के चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए ऐसे जो बॉस है जो डिफ़िकल्ट है या आपको टफ़ टाइम दे रहा है वो आपको डिफ़िकल्टी फील नहीं करनी चाहिए। जब आप उसको फील नहीं करेंगे, जब आप उसको बॉस को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे तो आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा बॉस वैसा हो जो कि हमारी तबीयत का हो। आजकल जो एक टर्म है जिसकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन बहुत होती है, विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। बॉस ने आपको ट्रेन करना है, बॉस ने आपसे अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करना है, तो उसको आप ये मत तसव्वुर करें कि जी कि ये तो मेरा काम उठाकर अपना नाम लगा लेता है और अपनी कामयाबी करता है। मैं इसको ऐसे नहीं समझता। वो वक्त आएगा आपके ऊपर भी कि आप भी उस पोजीशन पर बैठेंगे और आपके पास भी टीम मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन तरीकाकार यही होता है। मैनेजमेंट को भी पता होता है कि इसने कोई खुद से काम करके नहीं लेकर आया, ये टीम नहीं काम की है, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा। मैनेजमेंट को सब पता होता है। ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जी मैनेजमेंट को पता नहीं है। सेकेंड जो डिससेटिस्फेक्शन की जो मेन रीज़न होती है वो होती है क्लैरिटी ना होना। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बनना क्या चाहता हूँ, मेरे ज़ाती गोल्स क्या हैं, मेरे ज़ाती ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमें पता ही नहीं इसके बारे में। हम बस जॉब में लैंड करते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जो बिगिनर्स आते हैं, उसके बाद फिर मिड लेवल पर आते हैं लोग जो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अगेन मेरी जो भी 90% लोगों से बात हुई है उनको अपनी लाइफ के बारे में क्लैरिटी नहीं है। लोग जॉब्स स्विच करते हैं, लेट्स से HR डिपार्टमेंट में करियर का स्टार्ट किया, मार्केटिंग में चले गए, सेल्स में चले गए, उधर हिट नहीं हुआ, फिर वापस HR में आ गए, या किसी दूसरी सप्लाई चेन में चले गए। ये अगेन क्लैरिटी ना होना है। दूसरी जो रीज़न्स हैं लोगों की हाई एक्सपेक्टेशन रखना कि जी मैं तो ग्रो कर ही नहीं रहा। आप लोगों के साथ कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं। अब ये जो लोगों के साथ अननेसेसरी कंपैरिजन है इसको हसद भी कहा जाता है। आप यानी कि जब आप किसी से हसद करते हैं ना, तो जो इस्लाम इसके बारे में कहता है, हसद का जो नुकसान है वो क्या होता है कि अल्लाह ताला आपके जो एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर से बरकत ख़त्म कर देता है। चूँकि कुदरत के निज़ाम में आप आ गए भाई, अल्लाह ताला किसी को कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, ये उसका फ़ेल है, उसका काम है। अब अगर किसी को ज़्यादा मिल रहा है और आप उसको देखकर हसद महसूस कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि यार इसके पास ज़्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है, इसके पास ये पोजीशन क्यों है, मेरे पास ये पोजीशन क्यों नहीं है। अब ये जो क्यों है ये हसद में आ जाता है। अब जब आप ये काम करते हैं तो आप जो भी काम करें ना उसके अंदर से बरकत ख़त्म हो जाती है। जब बरकत ख़त्म हो जाती है ना, तो बरकत को समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा है वो लाख रुपया महीने का कमाता है, लेकिन उससे भी उसके अखराजात पूरे नहीं होते। और ऑन दी अदर हैंड एक लेबर में एक बंदा 20,000 रुपया महीने का कमाता है, लेकिन वो 20,000 में भी उसके सारे अखराजात पूरे होते हैं और वो फिर भी रात को अल्लाह का शुक्र अदा करके सोता है। ये इसको कहते हैं कनात, कंटेंटमेंट। तो हमारे अंदर कनात वाला जो कंटेंटमेंट वाला एलिमेंट है वो नहीं है। हम सिर्फ दूसरों को देखकर आगे बढ़ने की, आगे चलने की, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हम लोग हसद का शिकार। उसमें ये होता है कि वो चूँकि कुदरत का निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो रहा है हम लोग करने को, तो हमारे अपने अंदर भी जो है वो चीज़ ख़त्म हो गई।
अब बेबरकती आई, बेबरकती फिर वो हर जगह पर नज़र आती है, हमारे फेल में, हमारे काम में, हमारे रिश्तों में वो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ मैं हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे अवॉइड करें। दूसरों को देखकर खुश हों। आज हसन रज़ा ग्रो कर रहा है तो मुझे उसको माशाल्लाह कहना चाहिए, ना कि यार हसन देखो ये कल तो ऐसे होता था, ये देखो अपने आप को समझता क्या है, ये गुलाम मुस्तफ़ा ये तो इसको नाक भी नहीं साफ़ करना आता था, ये तो इसको चलना भी नहीं, इसको तो बोलना भी नहीं आता था, ये कहाँ पर पहुँच गया। और ये काम जो है ना, हसद वाला काम, ये दो लोग करते हैं। नंबर 1 आपके रिश्तेदार और नंबर 2 आपके यार दोस्त। तीसरे बंदे को आपसे कोई कंसर्न ही नहीं है। आपके जो यार दोस्त हैं उन्होंने आपको हर हालत में देखा हुआ है। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी बात आपने की। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है, बड़े बड़े इदारों में आपने काम किया, प्रोफेशनल जेलसी की अभी आपने बात की। लोगों को पता ही नहीं होता कि वो प्रोफेशनल जेलसी कर रहे हैं या उसका शिकार हो रही हैं या वो खुद कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा आपको कि यार ये प्रोफेशनल जेलसी भाई आप कर रहे हैं? क्योंकि लोग ये समझते हैं हम अपना काम कर रहे हैं तो भाई हमारे काम की वजह से भी एक्सपोज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा होता। तो आप ज़रा अपनी राय दीजिएगा कि ये क्या मामला है? देखिए, प्रोफेशनल जेलसी के बारे में आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स है, वो दौड़ लगा रहा है, ठीक है, वो दौड़ लगा के जा रहा है। अब पीछे एक कह लें कि एक कुत्ता है, उसने भौंकना शुरू कर दिया। अब वो पीछे देखना शुरू कर देगा और साथ में वो भाग रहा है, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी के सामने वो किसी दीवार से टकरा जाए, कोई खंबा आ जाए उसके साथ टकरा जाए और वो हादसे का शिकार हो जाए और कुत्ता भाग जाए और आप उधर गिरे हुए हैं, ठीक है। ये है प्रोफेशनल जेलसी का ख्याल रखना, कि आप देख रहे हैं कि कौन मेरे से जेलस हो रहा है, कौन मेरे से जेलस नहीं हो रहा। ये ऐसे ही है भाई, जो जेलस हो रहा है, जो पॉलिटिक्स कर रहा है, किसी को तकलीफ़ हो रही है, कोई आपके राह में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है, डोंट केयर अबाउट इट। आप बस अपने ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट करें और आप उसको अचीव करने के पीछे लगे रहें। बिल्कुल, आप अपनी डायरेक्शन क्लियर रखें कि जी आपने भागना है, आपने यहाँ से लेकर वहाँ तक आपने भागना है 1 किलोमीटर। अगर आधे रास्ते में पीछे से कुछ लोग आ गए, उन्होंने आपको आवाज़ें देनी शुरू कर दी, या कहना गलत भाग रहे हो, या आपको कोई किसी कुत्ते ने आपको पीछे भौंकना शुरू कर दिया, तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, आपने बस अपनी सिमत में लगे रहना है। तो मैं तो ये एडवाइस करता हूँ, मैं करता भी यही हूँ। हाँ, मैं लोगों से आइडियाज़ ज़रूर लेता हूँ, लोगों से फीडबैक लेता हूँ कि आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं, और जब मैं फ़ीडबैक लेता हूँ तो उस फीडबैक के अंदर मुझे फ़ील हो जाता है कि ये फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस है या फॉर जस्ट ऐसे ही फीडबैक दी गई है। उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये जो फीडबैक है इसके पीछे कौन से फैक्टर्स कार फरमा है। और बाज़ का लोग आपको मजाक में भी आपको कर रहे होते हैं, तो उससे भी आइडिया हो जाता है। और मेरा से ये नेचुरल है, मैं तो उसको एंजॉय करता हूँ। मतलब आपको भी मैंने देखा है माशाल्लाह, बाज़ का हम भी आपको जानबूझ के छेड़ रहे होते हैं, लेकिन आप भी, तो यही तरीकाकार है। इसको इधर नहीं लाना, इधर इसको यहाँ तक लाएं या यहाँ तक लाएं और यहाँ से निकाल दें। ये 2 कान इसलिए दिए हैं, एक से सुनने के लिए और दूसरे से निकालने के लिए। अगर इधर से सुनी है बुरी बात तो इधर से निकाल देनी, इधर से सुनी है लेकिन अच्छी बात नहीं निकालनी। गुलाम साहब, कई दफ़ा ये होता है कि लोग आपके साथ बड़े मुखलिस होते हैं और वो आपको देखना चाहते हैं कि आप ऊपर आएँ। मतलब आप वो क्रिटिसिज्म अगर कर रहे होते हैं, वो क्रिटिसिज्म एक इस्लाह के लिए हो रहा होता है, लेकिन सम टाइम लोग टांगे खींच रहे होते हैं। आपने देखा सोशल मीडिया पे भी या बाकी जगहों पर भी। तो आप क्या समझते हैं कि आप कैसे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं ऐसे लोगों को यार, कि जो वाकई चाहते हैं, जो आपके मोहसिन हैं और आपको क्रिटिसिज्म बता रहे हैं आपको कि यार तुम इम्प्रूव करो, और एक वो है जो कह रहे हैं नहीं तुमने नहीं करना। कैसे हम इस कैटेगरी को पहचानें? पर्सनली मेरा जो देखें, मोमिन वही है जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरों के लिए भी वो पसंद करे। देखें, मैंने अगर किसी को सजेस्ट करना होता है ना, तो मैं वेट करता हूँ अगर वो मेरे से पूछे, नंबर 1 मैं उस वक्त उसको सजेस्ट करूँ। या मुझे लगता है कि वो बहुत ही बड़ा कोई ब्लंडर कर रहा है तो मैं उसको 1 on 1 उसको मैं सजेस्ट करूँ, ना कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर उसने कोई पोस्ट लगाई है तो मैं उसके ऊपर उसको जाकर कमेंट कर दूं कि ये चीज़ ऐसे नहीं, क्योंकि वो जो आपका कमेंट है वो पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो मैं ये समझता हूँ कि ये प्राइवेट चीज़ है
किसी को सजेस्ट करना, किसी की इस्लाह करना। जब आप पब्लिक में किसी की भी इस्लाह करते हैं तो कोई भी पसंद नहीं करता। तो सोशल मीडिया इज़ जस्ट लाइक पब्लिक, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकते। आपने बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो बंदा जिस अंदाज में कह रहा है ना, आपने उसकी बैक साइड पर उसके क्या माइंड में चल रहा है उसके ऊपर नहीं जाना, वो आपको अलाउ नहीं है। मसलन मैं ये कहूँ कि जी हसन साहब ने मुझे बात कही है, ये जो है ना ये मुझे तंज कर रहा है, नो। अगर वो बात 4 लोगों को सुनकर पॉजिटिव लगती है तो वो पॉजिटिव बात ही है, भले वो पीछे से तंज भी करे, आपने नहीं जाना उसके ऊपर पीछे। तो ये चीज़ मैं भी रखता हूँ, क्योंकि पहले मैं कभी सोचता था कि यार इसने ये जो बात की है ना, ये तंजिया की है या ये देखो ये जानबूझ कैसे कर रहा है। फिर मैंने सोचा यार इससे मुझे हासिल क्या होगा, ये तो मैं अपने आप को टेंशन में डाल रहा हूँ। फिर आप जैसे एक अच्छे दोस्त से मुलाकात हुई, उसने मेरे बाबा जी जो हैं, मैं उनके पास गया तो वो उस दिन वो कुरान पाक का दर्स दे रहे थे। तो उस दर्स में उन्होंने ये बात की कि मोमिन के मुंह से जो लफ्ज़ निकल रहा है ना, आपने उस पर यकीन करना है, आप उसके बारे में नेगेटिव ख्याल ला ही नहीं सकते। इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी कि भी आप अगर मुझे कह रहे हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आपने ये कहना है इसने दिल से ही कहा है। आपने ये नहीं कहना कि इसने ना मुझे शायद उसके दिल में अगर है भी वो उसका फेल है, लेकिन आपने नहीं सोचना। मैं रिलैक्स हो गया कि मैंने कहा यार हाँ, अगर कोई मुझे कह रहा है अच्छा, मैंने उसको अच्छे से, अगर कोई कह रहा है बुरा है, बुरा है, तो मैंने ये नहीं कहना कि ये बुरे के पीछे अच्छा छुपाया हुआ है इसने और अच्छे के पीछे इसने बुरा छुपाया हुआ है। नहीं, जो वो कह रहा है शरीयत में आपको इसकी इजाज़त, जो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग मिली वो ये थी कि नहीं है। तो मैं इससे आपकी चीज़ें बड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। मेरा यही दूसरे लोगों को भी मशवरा होता है और मैं ऐसे ही गेज करता हूँ। अगर कोई मुझे अच्छा कमेंट दे रहा है तो मैं समझता हूँ कि अच्छा कमेंट है, अगर कोई नेगेटिव कमेंट दे रहा है तो मैं कहता हूँ इसने मेरी बेहतरी के लिए दी है, बस। उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। शुरू में मुझे होता था यार ये लोग क्या है, ये जानबूझ के मेरी टांग खींच, लेकिन अब मैं कहता हूँ नहीं, ये टांग नहीं खींच रहा, ये जो है शायद इसने मेरी बेहतरी की, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच। और आप एक बात याद रखिए हसन साहब, इंसान जैसे जैसे ग्रो करेगा ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, आप देख लें जिस दरख्त पर फल ज़्यादा लगा होता है ना, उस दरख्त की टहनियों को ज़्यादा खींचा जाता है, उसको वट्टे ज़्यादा पड़ते हैं, उसको ज़्यादा लोगों की नज़रों में होता है। वो जो दरख्त सूखा पड़ा हुआ है उसको किसी ने लिफ्ट नहीं करानी। सेम गोज़ विथ ह्यूमन, जैसे जैसे ग्रो करेंगे ये चैलेंजेस आएंगे, अब उसको एब्जॉर्ब करना है। अगर एब्जॉर्ब नहीं ना कर पाएंगे तो फिर आप मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। एग्रीड एंड राइटली सेड। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा साहब, कासिम मलेशिया फाउंडेशन का हमारे एक लिंक्डइन का पेज है, उस पर हमारे एक फॉलोवर हैं, उन्होंने एक सिचुएशन हमसे शेयर की, तो आज आप हमारे साथ हैं तो हमने कहा कि आपसे ज़रा मुस्तफ़ीद हो जाएं और आपकी राय इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर लें, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है प्रोफेशनल जेलसी और डिससेटिस्फेक्शन जो है एम्प्लॉइज़ की, उसके ऊपर हम बात करें। उन्होंने कहा जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब से हमारे बिहाफ पर आप ये पूछें कि मेरा एक बॉस है, वो बॉस सबके सामने मेरी क्लास करते हैं और क्लास भी ऐसी होती है कि मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। 7-8 बंदे होते हैं, ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल, वो कोई पता ही नहीं चलता, सम टाइम वो खुश होते हैं सम टाइम नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो क्लास हो रही होती है वो सबके सामने हो रही होती है। तो आप ज़रा एडवाइस एक गुलाम मुस्तफ़ा साहब से लें कि इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं। वेरी सिंपल, 2-3 दफ़ा बॉस की तारीफ़ कर दें। जब उसने 10-12 लोगों में तारीफ़ की आपकी, नहीं क्लास, मैं क्लास को तारीफ़ ही कहूँगा। अच्छा, जब उन्होंने तारीफ़ कर तो उनसे कहें सर बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपने सबके सामने मेरी इस्लाह की है, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करूँगा। एक दफ़ा होगा, दूसरी दफ़ा कह दें। मेरे साथ भी ये हो चुका है। लकीली मेरे पास एक ऐसे बॉस थे, उन्होंने बहुत सिखाया, वो भी अनप्रेडिक्टेबल होते थे, किसी वक्त भी जो है ना तारीफ़ कर देते थे। इसका मतलब है कि कोई नई सिचुएशन नहीं है, आई मीन इट्स अ रूटीन मैटर। ये किसी को भी मिल सकती है सिचुएशन, इस जॉब पर नहीं तो दूसरी जॉब पर मिल सकती। मैं एक जॉब पर मेरी ट्रांसफ़र हुई आउट ऑफ कंट्री, मैं सारी कंट्री का नाम नहीं लूँगा लेकिन वो आइडेंटिफाई हो जाएगा।
तो मैं वहाँ पर गया एक जॉब पर, मैं जब ट्रांसफ़र होकर दूसरी कंट्री गया तो वहाँ पर जो मेरे बॉस थे, मेरी उनके साथ पहले मीटिंग थी। रात को मैं 2 बजे पहुँचा, सुबह 8 बजे वहाँ पे जॉब स्टार्ट हुई। मैं गया और जाते ही उन्होंने मेरे ऊपर जो 3-4 हैवी किस्म के क्वेश्चंस, बोर्ड मीटिंग हो रही है, आई वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट, और उसके अंदर उन्होंने मेरे ऊपर क्वेश्चन फेंक दिया एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। मैं तो अभी जाकर बैठा ही हूँ। तो और मैंने कहा जी कि अभी इसके ऊपर मैं लेट मी सेटल और मैं इसके ऊपर काम करना शुरू करता हूँ। बट ही स्टार्टेड बम्बार्डिंग। तो मैंने उनको पूरी बोर्ड मीटिंग में कहा जी थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट, आपने मुझे एहसास दिलाया। मैं इंशाल्लाह जस्ट गिव मी 1 डे, मैं आई विल गेट बैक टू यू। मैंने कहा जी नहीं, नॉट 1 डे, मुझे 2 घंटे में इसके ऊपर आपने कहा जी इंशाल्लाह, बिकॉज दैट वाज अ ट्रांसफ़र पोजीशन। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा था, तो मैंने उनकी बात को पॉजिटिव लिया। तो यही चीज़ मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ। ये बड़ा कॉमन इशू है, ऐसे बॉसेस होते हैं जो ख्याल नहीं करते। दूसरा, ऐसे बॉसेस एचआर को चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें, और एचआर डिपार्टमेंट ऐसे बॉसेस को आइडेंटिफाई करके उनको टीम मैनेजमेंट की स्किल्स प्रोवाइड करे और उनको बताए कि कोचिंग और काउंसलिंग किस वक्त करनी है, ताकि एम्प्लॉइज़ में डीमोटिवेशन ना आए। क्योंकि अगर ऐसा जो बॉस है जो एक एम्प्लॉय को डांट रहा है 10 के सामने, तो वो बाकी 10 को भी लग रहा है कि भाई किसी वक्त हमारी बारी भी आ सकती है, तो टीम ख़राब हो रही है। लेकिन समटाइम ये भी होता है कि बॉस ये सोच रहा होता है यार कि मैं सबके सामने क्लास करूँगा तो दूसरों का इम्पैक्ट ही आएगा यार, कि वो भी फिर ज़रा ठीक रहेंगे। ऐसे ही ये एक गलत इम्पैक्ट है ये बॉस के एंड पे। मेरे ख्याल से ऐसा जो बंदा है वो ट्रेन होकर वो यानी कि पोजीशन के साथ तो ग्रो किया उसने, लेकिन उसको सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर किसी ने ट्रेन नहीं किया। लेकिन बाज़ मैं आपको बताऊं कि ये डिपेंड भी करता है। अब छोटे ऑफिस जो स्टार्टअप्स में ये नॉर्मल है, क्योंकि स्टार्टअप्स में लोगों के पास प्रॉब्लम है ना, स्पेस नहीं है, ऐसे टाइम नहीं है, चैलेंजेस डिफरेंट है। तो स्टार्टअप्स में तो ये कॉमन है, तो इसलिए आपको इसको दिल पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि किसी दिन बॉस का अच्छा मूड हो, उसको जाके सर ये आपने बात करनी होती है, ज़रा अकेले में कह दिया करें। जो कि मुझे स्टार्टअप्स में अक्सर मेरी जो डिस्कशंस होती है ना, क्योंकि इसमें 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, वो एक ही एरिया है, वहीं पर बॉस बैठा हुआ है, ठीक है, वहीं पर टीम बैठी हुई है और वो सारी चीज़ें मैनेज हो रही। तो स्टार्टअप के ये चैलेंजेस हैं। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटिवली ये चैलेंज कम है, लेकिन लार्ज स्केल में भी समटाइम्स ऐसे हो जाता है। आप हसन साहब ये बात करते हैं, मैंने देखा है 2-2 मिलियन सैलरीज हैं, चीफ एग्जेक्टिव बैठा हुआ है, बोर्ड मीटिंग हो रही है, सबके सामने लेट्स से एचआर हेड का कोई इशू निकला है और सबके सामने चीफ एग्जेक्टिव ने एचआर हेड को उड़ा के रख दिया, सेल्स वाले को उड़ा के रख दिया, ठीक है। एमएनसीज की बात करें आप जी, मल्टीनेशनल कंपनीज के, मल्टीनेशनल कंपनीज भी और डोमेस्टिक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन भी। अब आप बताएं उनको क्या चाहिए। अब एक बंदे की हेड एचआर 1.5 मिलियन सैलरी हो, ठीक है, और बोर्ड 10 लोग बैठे हों और जो चीफ एग्जेक्टिव साहब उसको 4 सुना दें, तो अब वो एचआर हेड छोड़ के चला जाए, वो एचआर हेड किसको जाके कहेगा? वो उसने अपने आप को खुद ही कंसोल करना होता। मैं जब ऐसी पोजीशन पर नहीं था, हमने कई दफ़ा हम बॉस के पास जाते थे, कहते यार तुम लोग तो सारे मेरे पास शिकायतें ले आते हो, मैं सुनता हूँ तुम लोगों को। एक दिन ना वैसे ही ज़रा सैड में कहते कभी तुम लोगों ने सुने, पूछा है मेरे से कि सर आप कि मेरे पेन पॉइंट्स क्या है, पेन पॉइंट्स क्या हैं भाई। आप उसको तो आपने बॉस को कह दिया कि भाई उसने 10 लोगों के सामने मुझे सुना दिया। आपको पता है कि वो कितने लोगों से सुनकर आता है। अब मैंने अपनी एंटरप्राइज शुरू की है। जब बॉस पर जॉब पर थे तो हम लोग एक बॉस की बात नहीं सुनना पसंद करते थे, यार ये हमें डांट देता है। अब हमारे 50 कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, वो 50 तरह से हमें स्क्रू कर रहे होते हैं, ग्राइंड कर रहे होते हैं, उनकी बातें हम बर्दाश्त करते हैं। ये क्या वो क्या उसको कहते हैं, खुला तजाद नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। गुलाम मुस्तफा साहब, एचआर लेजेंड्स आपने स्टार्ट किया, वंडरफुल इनिशिएटिव, और कराची में भी माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद और लाहौर में भी। कोई ऐसा मेरा ख्याल है सेक्टर नहीं है जहाँ आप ने अप्रोच नहीं किया और माशाल्लाह आपको कामयाबी जो है वो ना मिली हो। और हर जगह ही माशाल्लाह एचआर के इनिशिएटिव्स आपने लिए हुए हैं, ओडी के और रिक्रूटमेंट के भी। ये कोई आसान डिसीजन नहीं था, डिफ़िकल्ट डिसीजन। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी हुई थी, एक अच्छी खासी अमाउंट आ रही थी, घर वाले भी ठीक थे, एक ज़बरदस्त एक स्टैंडर्ड था, कैलिबर था,
अभी भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ा रिस्क था जो कि आपने लिया? क्या ये कैलकुलेटेड रिस्क था या बस आपने कहा यार बस अब कूद जाओ ही? HR लेजेंड्स के 2 हिस्से हैं, एक HR लेजेंड्स फोरम है और HR लेजेंड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो HR लेजेंड्स फोरम स्टार्ट किया था, उसका मकसद ये था कि मैंने जितने भी फोरम्स देखे थे उस ज़माने में, और मुझे जो नज़र आता था उसमें मुझे एक ही जगह पर एक ही जैसे लोग हर जगह पर नज़र आते थे। ऐसे ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाने के लिए, अगर लेट से ग़ुलाम मुस्तफ़ा को किसी ने बुला लिया तो वो हर जगहों पर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ही है। तो उसमें मुझे ये लगा कि शायद ना सिर्फ एक जो कॉर्पोरेट सेक्टर की सेलिब्रिटीज़ हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है, और जो नीचे लोग हैं जो एक्चुअली जो काम करते हैं या जो मेहनती लोग हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये देखा था कि जितने भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं इनकी किसी जगह पर रिकग्निशन नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इनको एज ए लेजेंड बुलाया जा सके। तो मैंने कहा जी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी लेजेंड्स हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स क्रिकेटर्स, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पोइट्स हैं या जो सोशल वर्कर्स हैं वही लेजेंड्स नहीं होते। लेजेंड्स ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं, हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तनख्वाह बाद में मिलती है, टैक्स पहले करते हैं। तीसरी जो चीज़ थी कि कोक को छोड़ के तो अब फोरम स्टार्ट किया था सिर्फ एज ए पार्ट टाइम एक्टिविटी के वेलफेयर या सोशल एक्टिविटी, और मेरा एक नोबल कॉज भी था आपका कि आप लोगों को मिलाते भी थे, HR को एक फोरम पे कनेक्टिंग पीपल भी एक कॉन्सेप्ट था, फिर नेटवर्किंग, फिर क्या नाम है जॉब्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब उसमें जब इसको स्टार्ट किया तो करते करते ये फैलना शुरू हो गया। अब जब फैला तो जॉब के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, तो फिर एथिकली मुझे मुनासिब नहीं लगता था कि मैं इसको जॉब के साथ कंटिन्यू करूं। दूसरा जो मैंने फोरम्स में देखा है, कल भी मेरे पास कुछ लोग आए हुए थे, मैं उनसे ये डिस्कस कर रहा था, फोरम्स लोग बनाते हैं, जो मैंने देखा है, आई माइट बी रॉन्ग, उनका जो मैंने अभी तक जो मुझे ऑब्जेक्टिव समझ आया वो होती है उनकी पर्सनल ब्रांडिंग। फॉर एग्जांपल ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने एक फोरम स्टार्ट किया, अब उससे ग़ुलाम मुस्तफ़ा को 10, 20, 100, 200 लोगों ने जानना शुरू कर दिया, ग़ुलाम मुस्तफ़ा मशहूर हो गया। उसके बाद जब मैं मशहूर हो गया, मुझे लेट से कोई ब्रेक थ्रू मिला, कोई अच्छी जॉब मिल गई, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैं उस अपॉर्चुनिटी में गया और उसके बाद फोरम डेड हो गया। मैंने जितने भी फोरम्स देखे हैं मैंने उनकी लाइफ यही देखी है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अभी तक मैं उसकी इससे ज़्यादा लाइफ कोई भी नहीं देख सकता, चूँकि हर किसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है जो मुझे नज़र आया है कि जितने भी मैं पास्ट फोरम्स के देखता हूँ तो उसमें मुझे यही नज़र आता है कि उसके जो की या कोर मेंबर्स थे या उसके जो इनिशिएटर्स थे, फाउंडर्स थे, जब उन्होंने स्टार्ट किया था वो तब किस पोजीशन में थे और जब फोरम क्लोज हुआ तो तब वो किस पोजीशन में है। वो उसमें उनकी पर्सनल पोजीशन तो बड़ी ज़बरदस्त आ गई, लेकिन फोरम डाइल्यूट हो गया, रैप अप हो गया। तो मैं ये नहीं चाहता था कि यार मैंने एक फोरम स्टार्ट किया अब मैं उसको बंद कर दूँ, क्योंकि देखिए कोई भी जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है एक हद तक तो आपको सोशल एक्टिविटीज़ की लिबर्टी दे सकती है या आप भी ले सकते हैं, उसके बाद आपकी जॉब सफ़र होती है और वो मुनासिब बात नहीं है, एथिकली मैं उसको मुनासिब नहीं समझता था। तो देन आई डिसाइडेड कि अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं फुल टाइम। मालिक बेनियाज है, रोज़गार प्रोवाइड करने वाला है, इंशाल्लाह वो हमारे लिए वसीला पैदा करेगा, लेकिन हमने इस फोरम को क्लोज़ नहीं करना। तो आज देख लें हसन साहब 2017 में शुरू किया था सिंगल हैंडेडली, और उसमें आप जैसे अच्छे लोग साथ मिले, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, बड़ा सपोर्ट दी, बड़े आइडियाज़ शेयर किए, मुश्किल वक्त में साथ आए। मैं उन सब लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, इंक्लूडिंग यू एज़ वेल। आपने हमेशा बहुत अच्छे मशवरे दिए, बड़ा अच्छा गाइड किया, सपोर्ट किया, मुश्किल वक्त में आप साथ आए। तो जो लोग पहले दिन आपके साथ खड़े हो ना, उनको मैं आज भी उनसे रब्ता, कई लोग हैं वो अब नहीं एसोसिएटेड हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं उनको गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं उनको अप्रोच करूं, उनको किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व करूं, ताकि ये वो लोग थे जो कि उस वक्त जब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था उस वक्त मेरे साथ खड़े हुए थे। आज तो हज़ारों लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब कोई HR लेजेंड्स को जानता नहीं था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
गुलाम मुस्तफ़ा साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो इस टाइम जो स्टूडेंट्स फ्रेश ग्रेजुएट्स जो मार्केट में आ रहे हैं, आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी उनको प्रिपेयर करके भेज रही है कि देयर इज़ अ गैप? बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इंस्टीट्यूट से इस हवाले से, बिकॉज़ हम जब भी इंडस्ट्री को, एकेडेमिया को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई वार्म वेलकम नहीं मिलता, और जब स्टूडेंट से बात करते हैं तो उनको ये होता है कि जी हम कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, तो दैट शोज़ के देयर इज़ अ गैप। मैं थोड़ी सी बात में काफ़ी सारी बात को मैंने Agreed, rightly said. Thank you very much, Ghulam Mustafa Saab, for your time, support and love. You were amazing and superb in the whole session. I really enjoyed your discussion, by the way. और बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने आज ये एपिसोड जो है वो देखी होगी, और आपने ये भी देखा कि गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो कि HR लेजेंड्स के CEO हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने हमें बताया कि प्रोफेशनल जेलसी को कैसे हैंडल करना है। इन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर कोई एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है और डिसएंगेज्ड है किसी भी इदारे में, वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकता है। इनके गुफ्तगू से मुझे एक शायर का बड़ा प्यारा शेर याद आ गया। शायर ने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज़ है जालिम का ज़माने वाला। तो ऐसे दोस्तों को जो कि आपको धोखा देते हैं या हसद करते हैं या प्रोफेशनल जेलसी रखते हैं, दोस्त तो नहीं कह सकते हम उनको, ये भी कह सकते हैं, देख सकते हैं कि शायद वो हासिदीन हैं। ऐसे लोगों को आपने अपनी लाइफ में पहचानना है। और बड़ी प्यारी बात गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने ये भी कहा कि जो परमानेंट ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से डिलीट करें, ख़त्म कर दें, ताकि आप आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक हमसे शेयर करते रहेगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। दुआ में आज रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।